So this is class 3, and today our topic is create first app. Hello world. आज हम पहली अपनी ऐप बनाने जा रहे हैं. In the first class we have discussed about the course content. In the next class number 2, we have discussed how we can set up different and app development environment setups. Okay, so आज हम अपनी first app create करने वाले हैं, और first app को create करने के लिए I'm using a Expo Snacks. Okay, so हम उस प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कशन करते हैं, बट थोड़ा सा बात कर लेते हैं. सो as we have earlier known that React Native use React for building components. So हमारा पूरा React Native is based on React, और जो React है वो JavaScript के ऊपर based है. React is a JavaScript based library. So जब भी हम React Native की बात करेंगे तो हम ये बेसिक्स जरूर पढ़ेंगे. JSX, components, props, state, life cycles and hooks. ये हम 5 अच्छे टॉपिक्स पढ़ेंगे. आज की क्लास के अंदर हम मेनली JSX और कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, और आज हम अपनी एक बेसिक एप्लीकेशन तैयार करेंगे, और क्योंकि हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं दैट इज रिलेटेड टू रिएक्ट वो हम स्टडी कर रहे हैं. फ्रॉम द सेकंड मॉड्यूल ऑनवर्ड्स हम स्टाइलिंग करेंगे, लेआउट्स करेंगे. ओके, एंड इन द कमिंग वी आर यूजिंग APIs एंड ऑल दैट. सो अभी हमें थोड़ा सा रिएक्ट के बारे में अच्छे जानना है, बिकॉज रिएक्ट नेटिव इज टोटली बेस्ड ऑन रिएक्ट. ओके, सो आज हम अपनी फर्स्ट हेलो वर्ल्ड ऐप बनाने वाले हैं. तो उसके लिए हम सबसे पहले प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हम कैसे प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे. आपको क्या करना है, आपको http expo.io इस लिंक पे क्लिक करना है. जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आई होप सभी लोगों ने साइन अप कर लिया होगा, तो हम सीधा लॉगिन पे जाएंगे. ओके, दिस इज सेकंड थिंग, आपको अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन करना है. तो मैंने क्रेडेंशियल सेव किए हुए हैं. सो आई एम एंटर इनटू माय एक्सपो स्नैक. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है, होम, बिल्ड एंड स्नैक्स. होम इज अ डैशबोर्ड जहां पर आपको ये स्क्रीन दिख रही है. बिल्ड इज बेसिकली व्हेन जब हम अपनी एप्लीकेशन को फाइनल प्रोजेक्ट को बिल्कुल तैयार करके उसको बिल्ड बना देंगे, मींस उसका फाइनल जो आउटपुट होगा दैट इज आइदर वो आप कोई भी एक्सटेंशन ले सकते हो, दैट इज APK या iOS बेस्ड एप्लीकेशन. सो अभी हम अपना आज फर्स्ट डे है, तो हम सबसे पहले स्नैक्स पे क्लिक करेंगे. जैसे हम स्नैक्स पे क्लिक करेंगे, देयर आर सो मेनी स्नैक्स जो मैंने जिस पे काम किया हुआ है, बट बिकॉज दिस इज आई थिंक दिस इज योर फर्स्ट और सेकंड स्नैक, तो आप न्यू स्नैक पे क्लिक करेंगे. ठीक है, न्यू स्नैक क्लिक करने पे ही मैंने आपको बताया था कि जो एक्सपोज स्नैक है, ठीक है, ये आपको एक बॉयलर प्लेट कोड का पूरा बना के देता है. बॉयलर प्लेट मीन्स द रिक्वायर्ड नेसेसरी the files that we need to create a basic application, they have to be provided. Okay, so हम बात करते हैं, हमने login कर लिया and we created our snack. So Expo Snack is an open source platform for running your React Native app in browser. हम ब्राउजर में अगर कुछ चीज रन करनी है तो हम Expo Snack का यूज करेंगे. It dynamically provides bundles and compile code in Explo client in web player. ये हमें ऐसी सर्विसेज देता है, ऐसे बंडल्स देता है, कंपाइल कोड जिसको हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ओके, स्नैक कैन आल्सो एम्बेड यू टू लाइव प्रीव्यू एज यूज्ड बाय द रिएक्ट नेटिव डॉक्यूमेंटेशन. हम इसका लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं, जैसे कि हमने एक्सपो CLI में देखा था, और हमें एडिशनल ये सर्विसेज देता है कि हम उसको फिजिकल डिवाइस पे भी देख सकते हैं या इमुलेटर्स पे भी देख सकते हैं, हमें रिक्वायरमेंट है. ओके, सो हमने सबसे पहले अपने कोड पे चलना है. दिस इज योर कोड, और हमें अपने app.js, यहाँ पर हमारे पास एक एसेट होगा. ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि एसेट फोल्डर क्या करते हैं, जहां पर आपके सारे एसेट्स होंगे, लाइक इमेज, आइकन्स, फॉन्ट, एवरीथिंग. ओके, कंपोनेंट्स. अब कंपोनेंट्स क्या चीज होता है, कंपोनेंट्स अगर यूजर को अपनी कस्टम कंपोनेंट्स बनानी है, ठीक है, तो हम इसको मैनेज वे में एक फोल्डर में रख देंगे कंपोनेंट, जहां पर हम अपने उन कंपोनेंट्स को डायरेक्टली यूज कर सकेंगे. ओके, सो हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे. app.js जो आपका मेन कोड है, package.json जो आपकी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज होती हैं, उसकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है, एंड रीडमी फाइल अबाउट द सिंपल स्नैक के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो है. हम वापस चलते हैं app.js पे, और app.js दिस इज द सेंटर एरिया. ये जो आप सेंटर एरिया दिख रहा है, इसे हम कोडिंग एरिया बोलेंगे, जहां पर हम अपना कोड लिखेंगे.
लेफ्ट पार्ट को हम एक्सप्लोर विंडो बोल सकते हैं, जहां हमारी सारी फाइल्स होंगी, ओपन फाइल्स एंड द प्रोजेक्ट। ऑन द राइट हैंड साइड, राइट साइड पे चलते हैं, इस डायरेक्शन पे, यहाँ पर ये आपका क्या है, जहां पर आप अपना आउटपुट को प्रीव्यू कर सकते हो। ओके, आप अपने डिवाइस पे अपने प्रीव्यू को देख सकते हो। दिस इज अ वेब व्यू, बाय डिफॉल्ट आपको वेब व्यू दिख रहा है। आप एंड्रॉइड पे देखना चाहते हो तो क्योंकि ये एक्सपो कुछ एपिटाइज आयो जो एक प्लेटफॉर्म है उससे कनेक्टेड है, तो आपके ऐप को डायरेक्टली वहां पर एमुलेटर की हेल्प से दिखा सकता है। बट जब भी हम इस पे देखने चाहते हैं तो देयर आर सो मेनी पर्सन हु इज ऑलरेडी लाइव और वो अपने ऐप्स को व्यू कर रहे होते हैं, देन वी हैव टू वेट अ लॉट। हम एंड्रॉइड और आईओएस को अगर आप देखना चाहते हो तो हम इस पे यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। हम डायरेक्टली फिजिकल डिवाइस पे अपने डिवाइस को चेक कर सकते हैं। आइदर यू हैव अ एंड्रॉइड डिवाइस या आपके पास आईओएस डिवाइस है, तो आप एक्सपो को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो, ठीक है। इट्स अ एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, और उसके हेल्प से आप डायरेक्टली इसको व्यू कर सकते हो, ठीक है। मैंने कुछ कल मेरे पास मैसेज आए हुए थे स्टूडेंट्स के कि सर हमारा जो आपका एक्सपो सीएलआई पे जो आपने क्यूआर कोड जनरेट किया था वो हम हमारा एक्सेसिबल नहीं हो रहा फोन पे। उसका रीजन ये है कि अगर आपका फोन और आपका जो लैपटॉप है अगर वो सेम वाईफाई से कनेक्टेड होंगे तभी वो एक्सपो सीएलआई का जो क्यूआर कोड है वो स्कैन हो पाएगा। बट यहाँ पर क्या है कि इस क्यूआर को आप डायरेक्टली स्कैन कर सकते हो, बिकॉज ये ऑनलाइन है, ठीक है। आप इसको इजिली स्कैन कर सकते हो। अभी देयर आर 5 स्टूडेंट्स जिन्होंने स्कैन किया इसके ऊपर, ये सारे उनकी इन्फॉर्मेशन की लिस्ट आ गई। ये सब कनेक्टेड है इस टाइम, एंड वन इज माई क्रोम जो कनेक्टेड है। तो आप इसको स्कैन करके इजिली आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ओके नाउ, और दूसरा अगर आप वेब व्यू से देखना चाहते हो तो आप वेब व्यू में भी डायरेक्टली देख सकते हो। अब ये जो बेसिक सा कोड है इसकी हेल्प से ये डिजाइन तैयार हुआ है। तो हमें हमें इस पे काम नहीं करना, हमें इस पूरे app.js को खुद से एडिट करना है, क्योंकि आप इसको जैसे एडिट करोगे तो आपका कोड उसके ऊपर व्यू होने लग जाएगा। तो अभी के लिए मुझे ये आपको एक कोड समझाना है आज, ठीक है। ये पूरे का पूरा कोड मैंने आज आपको समझाना है, तो इसलिए मैं अभी सारे कोड को हटा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप हटाते हो ऑन द राइट हैंड साइड आपको यहाँ पर एक वार्निंग्स दिखती है, ठीक है। इट मींस आप जब भी कोड में कोई मिस्टेक्स करोगे आपके प्रीव्यू में आपको एरर्स दिखनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ओके, जिससे आप चेक कर सकते हो ओके ये देयर इज अ प्रॉब्लम। ओके, so it will also check your compile time errors during the code. ओके, सो सबसे पहले आज हम कोड लिखना शुरू करते हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका ये जो स्नैक होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो आपका कोड होता है दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या लिखते हैं, हमारी इंपोर्ट स्टेटमेंट्स आती है। ओके, जितने भी आप मॉड्यूल्स को, जितनी भी डिपेंडेंसीज को आप अपने इस फाइल के साथ, अपने करंट app.js के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, लाइक आप किसी और कंपोनेंट्स को यूज करना चाहते हो, अब अभी हम रिएक्ट कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं, रिएक्ट नेटिव लाइब्रेरीज को यूज कर रहे हैं, आपकी जितनी भी लाइब्रेरीज इंफॉर्मेशन होगी वो आपकी यहाँ पर होंगी, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट आपकी इंपोर्ट स्टेटमेंट्स होंगी। सो सबसे पहले हम अपनी इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख लेते हैं। पहले इंपोर्ट स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। तो जो सी आपकी रिएक्ट लाइब्रेरी होती है, देखो अभी मैं package.json पे चलता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास 2 डिपेंडेंसी है, एक तो रिएक्ट नेटिव है एंड देयर इज एन एक्सपो, ठीक है। सो हमें जो रिएक्ट की लाइब्रेरी है हमें वो भी यूज करनी है। तो सबसे पहले मैंने अपनी रिएक्ट की लाइब्रेरी लिख ली, इसकी हेल्प से हम रिएक्ट की कंपैटिबिलिटी, रिएक्ट की जितने भी मॉड्यूल्स हैं, जितने भी फंक्शनैलिटी हम उसको यूज कर पाएंगे, क्योंकि रिएक्ट नेटिव टोटली बेस्ड ऑन रिएक्ट। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपको लिखना है। सेकंड इंपोर्ट स्टेटमेंट जो आपको लिखना है दैट इज ऑल दोस कंपोनेंट्स जो हम ऑल दोस कंपोनेंट्स जो हम यूज करने वाले हैं, ठीक है, रिएक्ट नेटिव के। तो अभी इसके लिए मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको रिएक्ट नेटिव से चेक कर लेता हूँ, ठीक है। सो ऑल द रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट्स बीइंग इंपोर्टेड। अब कौन कौन से कंपोनेंट है मैं वन बाय वन इसको ऐड करूंगा। तो अभी के लिए आपको ये 2 इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। ओके, सो ये 2 स्टेटमेंट मैंने लिख ली। सेकंड पॉइंट, सेकंड क्या होता है, हमारे कांस्टेंट स्टेटमेंट्स, कांस्टेंट स्टेटमेंट्स लाइक द ग्लोबल वेरिएबल्स। जो भी आपके ग्लोबल वेरिएबल्स हैं जो आपके ऐप एक्सेस करना चाहती हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ const name, ओके, या मैसेज
मैं इस पे मैसेज डाल देता हूँ, मैसेज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। एक मैसेज मैंने बना दिया, मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, दिस इज हेलो वर्ल्ड मैसेज। ओके, दैट इज द सेकंड थिंग। थर्ड स्टेटमेंट आती है आपका ऐप कंपोनेंट या कस्टम कंपोनेंट। कस्टम कंपोनेंट जो आपको बनाना है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, क्योंकि क्योंकि हम ऐप कंपोनेंट में काम कर रहे हैं, तो पहला कंपोनेंट आपका हमेशा ऐप होना चाहिए, जिसे आप रूट कंपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। सो अभी हम, क्योंकि हमने ऐप का सारा कोड डिलीट कर दिया, तो पहले हमें ऐप का कोड लिखना पड़ेगा। आगे जाके अगर हम कोई कस्टम कंपोनेंट्स बनाते हैं, हम कस्टम कंपोनेंट्स भी बिल्कुल सेम सेम तरीका है, इज नथिंग डिफरेंस। अगर हम अपने कंपोनेंट्स बनाएंगे तो उसका भी तरीका यही है, उसमें भी ये 4 पॉइंट्स यूज होंगे। ओके, सो थर्ड पॉइंट इज ऐप कंपोनेंट को डिजाइन करना है। अब ऐप कंपोनेंट को डिजाइन करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका, या तो आप फंक्शनल कंपोनेंट यूज कर सकते हैं, ओके। अब फंक्शन कंपोनेंट क्या होता है, अगर इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है तो वापस चलते हैं बीटा लैब्स पे, ओके, एंड लेट्स ओपन रिएक्ट ओपन करते हैं और यहाँ पर आएंगे रिएक्ट कंपोनेंट्स, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कंपोनेंट्स क्या चीज होती है। कंपोनेंट्स इज बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूआई। जो भी आप यूआई डिजाइन करना चाहते हो उसका एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, क्योंकि हम छोटे छोटे ब्लॉक से अपनी अपनी यूआई को डिजाइन करते हैं। तो बेसिकली इन रिएक्ट वी हैव टू काइंड्स ऑफ कंपोनेंट, वन इज फंक्शन component, functional component, and second is called class component. A functional components are those components that are created with the help of functions, that is called functional component, and class components are those components that are created with the help of classes. Okay, so these are the two types of components. So अभी के लिए पहले मैं आपको दोनों तरीके से मैं आज आप कंपोनेंट्स बना के दिखाऊंगा। फर्स्ट इज यूजिंग फंक्शनल कंपोनेंट एंड सेकंड इज यूजिंग क्लास कंपोनेंट, ठीक है। आज हम अपनी ऐप को दोनों तरीके से बनाएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्लास कंपोनेंट। पहले मैं क्लास कंपोनेंट्स बना के दिखा देता हूँ। तो हम अपने कोड पे चलते हैं, ओके। सो यहाँ पर आपको लिखना है क्लास, क्लास का नाम, ओके। अब ये जो ऐप क्लास है, दिस इज ऐप क्लास, दिस इज रूट क्लास, बट ये जो ऐप क्लास है वो रिएक्ट से बन रही है। सो दिस इज योर चाइल्ड क्लास, दिस इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ रिएक्ट क्लास। तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे। आई थिंक दिस इज अ सिंपल वे जो आप लोग अभी तक पढ़ चुके हो। जावा में भी हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है, या हमने पाइथन में भी पढ़ा है। सो दिस इज सिंपल, हम इसको रिएक्ट कंपोनेंट से एक्सटेंड कर लेंगे, बिकॉज रिएक्ट कंपोनेंट इज द एप्लीकेशन कंपोनेंट, रिएक्ट ने बनाया था, ओके। सो हमने इसको एक्सटेंड कर लिया, दिस इज योर ऐप। बिकॉज अब एक चीज बहुत जरूरी है, जो आपकी ऐप होगी, ठीक है, इसके जो हमारे रूल्स हैं ये है कि आपका एक कैपिटल होगा। आई थिंक आप लोगों को पता है, जब भी हम क्लासेस बनाते हैं, क्लासेस शुड हैव द फर्स्ट लेटर एज अ कैपिटल। जो हमारे सिमेंटिक रूल है उसके अकॉर्डिंग हमारा लेटर कैपिटल होना चाहिए। जितने भी आप कंपोनेंट्स बनाओगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रखें, सो दैट वी कैन इजीली डाइवर्सिफाइड इट, कि ये फंक्शनल कंपोनेंट स्टार्टिंग विद द फंक्शनल कंपोनेंट्स, जो भी आपके कंपोनेंट्स होंगे वो आपका हमेशा कैपिटल लेटर से तैयार होंगे, ओके, अंडरस्टैंड। तो अभी ये हमारा क्लास बन रहा है। अब सबसे पहला क्लास के अंदर सबसे पहला काम क्या होगा, क्लास कंटेन्स वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। everyone knows that class contain two things, either properties and behavior, ठीक है। सो अभी का जो मैं एक बिहेवियर लिख रहा हूँ इसका, that behavior is render। वो क्या करेगा, आपके आपके डॉक्यूमेंट को, आपकी यूआई को रेंडर करेगा, रेंडर मींस डिस्प्ले करेगा, ओके। सो यहाँ पर हम रेंडर में गए एंड दिस इज द रेंडर फंक्शन, और इसकी इंप्लीमेंटेशन क्या लिखेंगे, बिकॉज दिस इज अ रेंडर फंक्शन एंड एवरी फंक्शन रिटर्न समथिंग, ओके। सो ये जो रेंडर फंक्शन होगा वो भी कुछ रिटर्न करेगा, एंड वो रिटर्न क्या करता है, वो रिटर्न करता है JSX। वो क्या रिटर्न करता है, JSX। अब बात आती है व्हाट इज JSX, ठीक है। JSX क्या होता है, मैंने कल भी बताया था, JSX इज अ स्टेटमेंट ऑफ रिएक्ट। JSX इज अ स्टेटमेंट्स ऑफ रिएक्ट। सो उस रिएक्ट के अंदर क्या आता है, देखो मैं आपको यहाँ पर स्टेटमेंट लिख के दिखाता हूँ। JSX is equivalent to HTML plus JavaScript। अब हम इसके अंदर HTML के टैग्स भी लिखेंगे
और कुछ जावास्क्रिप्ट का कंटेंट लिखेंगे। ओके, तो हम अपना JSX लिखने जा रहे हैं। सो मैं यहाँ लिखूंगा टेक्स्ट। यस, कोई कुछ पूछना चाहता है? ओके कार्तिक, दिस इज अ वेरी थिंग यार, दिस इज ओके। अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो मैं इस पे आ रहा हूँ, वापस आऊंगा। बट अभी हम अगर कोई ने मैसेज किया था कि कर्ली बेसिस क्या है, कर्ली बेसिस मीन ब्लॉक। हम ब्लॉक्स में काम करते हैं बिकॉज वी आर वर्किंग इन अ ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। सो हम इसको भी ब्लॉक्स में ही काम करेंगे, ठीक है? ओके, सो सर अभी एक बार सर रेंडर मेथड का एक बार दोबारा बता दीजिए प्लीज। रेंडर मेथड इज बेसिकली यूज्ड फॉर रेंडरिंग, डिस्प्लेइंग। सिंपल, अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहे हो, ठीक है, तो प्रिंट स्टेटमेंट क्या होता है? इट्स अ प्रिंटिंग स्टेटमेंट ना। जैसे कि हर एक लैंग्वेज के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट इज बेसिकली यूज्ड टू प्रिंट द डेटा onto the screen. Similarly, the render method in React and React Native is used to display the UI, is used to display the content onto the screen. Okay, so यहाँ पर because हर एक जो रेंडर फंक्शन, एवरी फंक्शन रिटर्न समथिंग। सो ये क्या रिटर्न करेगा? JSX। किसको करेगा? जो रिएक्ट कंपोनेंट को रिटर्न करेगा ना। ओके, सो ऐप कंपोनेंट रिटर्निंग समथिंग टू द index.html। एक्चुअली क्या होता है, हम जब रिएक्ट पे काम करते हैं तो आप रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव बोथ आर नोन एज सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन। अगर रिएक्ट का सबसे बड़ा रीजन क्या था? रिएक्ट इज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। अभी तक हमने जितनी भी एप्लीकेशंस देखी होंगी वेब बेस्ड, वो सब होते हैं मल्टी पेज। मल्टी पेज मतलब क्या होता है? हर एक फाइल कुछ ना कुछ कंटेंट लेके चलती है, ठीक है? बट जो हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन होती है उसके अंदर सिर्फ एक ही पेज होता है, एंड दैट पेज इज ओनली index.html। देयर इज नॉट नो वन एल्स पेज लाइक होम पेज, कॉन्टैक्ट पेज, ऐसा कुछ नहीं होता। देयर आर नो अदर पेजेस। ओके, लाइक अगर हम बैकएंड पे भी काम करते हैं तो हम मल्टीपल पेजेस बनाते हैं मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। ओके, लाइक अगर हमने कॉन्टेक्ट से डेटा उठाना है तो कॉन्टेक्ट डॉट पीएचपी बनाते हैं। अगर डेटा इंसर्ट करना है तो इंसर्शन की पीएचपी फाइल बनती है। सो हर एक फाइल्स को हम सेपरेट सेपरेट करके चलते हैं। बट जो आपका रिएक्ट होता है, जो रिएक्ट इज अ यूआई ना, सो उसके अंदर कोई पेज नहीं होते। देयर इज अ सिंगल पेज एंड दैट पेज इज index.html। अब सिंगल पेज इसलिए बिकॉज इसके अंदर जितनी भी एडिशनल चीजें होती हैं वो सब कंपोनेंट्स के फॉर्म में होती है, ठीक है? वो ब्लॉक्स होते हैं, एंड ब्लॉक्स को हम यूज करते हैं, ना कि हम फाइल्स को, ठीक है? सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगल पेज एप्लीकेशन। रिएक्ट इज नोन एज सिंगल पेज एप्लीकेशन, एंगुलर इज आल्सो नोन एज सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो रेंडर करने वाले हैं हम टेक्स्ट को, और टेक्स्ट के अंदर आप देख सकते हो मैं नेम का मैसेज का यूज कर रहा हूँ, MSG। ओके, एंड मैं टेक्स्ट को क्लोज कर रहा हूँ। अभी मैं टेक्स्ट पे आता हूँ, क्या चीज है। अगर आप देखो ध्यान से, ये क्या है? अगर इस सिंटेक्स को अगर मैं वापस लेके चलता हूँ इस जगह पे, सी ये जो टैग्स दिख रहे हैं, सी दीज टैग्स आर HTML टैग्स ना, बिकॉज जो आपका HTML डॉक्यूमेंट होता है इट कंसिस्ट ऑफ टैग्स, ठीक है, जिसे हम एलिमेंट्स बोलते हैं। सो यहाँ पर जो आपका ये चीज है, दीज आर HTML स्टेटमेंट्स। बट जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट इज अ नॉट अ HTML टैग। सो टेक्स्ट यहाँ पर एक कंपोनेंट है। इट्स अ कंपोनेंट, इट्स अ रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट। और ये जो चीज है, दिस स्टेटमेंट, दिस इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट है। तो इस पूरी स्टेटमेंट को हम JSX बोलते हैं। पूरी स्टेटमेंट को हम JSX बोलते हैं। ओके, सो मैंने ये JSX उठा के कहाँ रख दिया? इसके बीच में रख दिया। अब यहाँ देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ठीक है? एरर क्या आ रहा है कि ये टेक्स्ट चीज जो चीज है वो डिफाइन नहीं है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस हेलो कंपोनेंट में डाल देता हूँ। yes, सर, एक बार ये फॉर्मेट फिर से बता दीजिए, टेक्स्ट मैसेज और स्लैश टेक्स्ट। दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है? देखो, रिटर्न करना है हमें, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करना होता है। ऐप जो होती है, आपका ऐप कंपोनेंट होता है, इट रिटर्न्स सम डेटा टू योर index.html। अभी इसके अंदर index.html नहीं आ रही बिकॉज वो इनहेरेंटली कॉल होगा, ठीक है? वो भी सिंगल पेज एप्लीकेशन है। अब ये टेक्स्ट जो चीज है, टेक्स्ट आपका कंपोनेंट है। इट्स अ रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट्स की जब भी आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है, लाइक आपको कोई पैराग्राफ लिखना है, HTML के अंदर अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना होता तो आप उसको पैराग्राफ में रैप करते थे, ठीक है? तो सिमिलरली अगर आपको कोई
मैसेज लिखना है, लाइक अगर मैं इसकी जगह कुछ और लिख देता हूँ, आप इसकी जगह सिंपल भी लिख सकते हो, लाइक हेलो फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका टेक्स्ट है। टेक्स्ट को हम पैराग्राफ में रैप करते थे एचटीएमएल के अंदर, बट यहाँ पर हम इसको कंपोनेंट्स, जो टेक्स्ट कंपोनेंट है वो उसको आपको पावर देता है कि आप किसी भी टेक्स्ट को डिस्प्ले करा सकते हो। ओके, सो मैंने हेलो फ्रेंड्स डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। लेट सी, ओके, नाउ देयर इज अ मैसेज। देखो ये तीसरा काम हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा तीसरा काम कंप्लीट हो गया, जहां पर हमने कंपोनेंट्स बना लिया अपना। अब चौथा पॉइंट क्या होता है, चौथा पॉइंट क्या होता है, वी हैव टू मेक अवर कोड पब्लिक। हमने अपने कोड को पब्लिक करना है सो दैट इट कैन बी एक्सेस एवरीवेयर। लाइक जब भी आप जावा का कोड लिखते हो तो हम वहां पर एक वर्ड लिखते थे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, पब्लिक मींस दैट कोड बीइंग एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर। सो सिमिलरली यहाँ पर हम जो स्टेटमेंट लिखेंगे, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। Export means now the code is ready and it will be available for any other JavaScript to use it. अब मैं यहाँ पर default लिखूंगा because I want this code to be available. Okay, and कौन सा कोड, ऐप, मैं ऐप को अवेलेबल कराना चाहता हूँ, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो मेरी चारों चीजें पूरी हो गई है। इंपोर्ट स्टेटमेंट आ गई है, अगर कोई कांस्टेंट कीवर्ड है, कांस्टेंट स्टेटमेंट है, वो भी आ गई है। आपका 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 क्लास, आपका ऐप कंपोनेंट डिजाइन हो गया, और आपकी चौथी चीज आपने एक्सपोर्ट स्टेटमेंट भी डाल दी है। एंड जब भी आप ये चारों चीजें कंप्लीट करोगे, आपको आउटपुट उधर राइट साइड पे दिख ही रहा है, हेलो फ्रेंड्स। ओके, सो हमें क्या करना है, हमें हेलो फ्रेंड्स से लिखना, हम तो हेलो वर्ड पे काम कर रहे थे ना। सो मुझे ये मैसेज को, अब क्योंकि ये एक वेरिएबल है, दिस इज अ वेरिएबल, दिस इज अ वेरिएबल। ओके, मैंने आपको बताया था ना, इफ वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल दो तरह के होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स एंड लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स व्हिच आर डिफाइंड इन द फंक्शन, and the global variable that are defined outside the function that can be accessed inside. So this is a variable. अब मुझे इस वेरिएबल को एक्सेस करना है, and we can access using this way, using the JSX syntax. See, जैसे मैंने यहाँ मैसेज लिखा, आपको यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा है। ओके, सो वी हैव कवर्ड 4 थिंग, बट अभी एक चीज और रह गई है, ठीक है। जब हम क्लास कंपोनेंट बना रहे होते हैं तो हमारा जो कंपोनेंट है, that is rendering onto the output area, but this rendering is very simple, so we need to style our rendering. So यहाँ पर हम HTML जब भी यूज होती है, HTML अकेले यूज नहीं होती, because the HTML itself cannot do anything, because it just display the content, it doesn't style the content. तो मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा स्टाइलिंग लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे? सो इसके अंदर जो स्टाइलिंग होती है, उसका जो सिंटेक्स होता है, वो बिल्कुल HTML जो CSS के सिंटेक्स से डिफरेंट होता है। यहाँ पर हम कैमल केस यूज करते हैं, वहां पर हम कैमल केस यूज नहीं करते थे। तो यहाँ पर हम स्टाइलिंग कैसे करेंगे, क्योंकि मुझे टेक्स्ट के ऊपर स्टाइलिंग करनी है। सो मैं टेक्स्ट पे गया, वी हैव टू राइट स्टाइल एट्रीब्यूट, क्योंकि मैं आपको पता है CSS पे स्टाइल्स 3 तरह से अप्लाई कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड इनलाइन स्टाइल, second is called internal style, and third is called external style. So अभी मैं आपको सिर्फ inline style करके बता रहा हूँ, and in the coming classes we will also discuss about the internal as well as the external style. Okay, so internal style, inline style कैसे लगेंगे? We can use a style attribute जो हम HTML में भी लगाते थे, but यहाँ पर उसको implement करने का तरीका different है, so that will be equal to, so this is JSX, और इस JSX के अंदर मुझे अपना, क्योंकि जो आपका स्टाइल जो होता है ना, वो रिएक्ट या रिएक्ट नेटिव के अंदर इस फॉर्मेट में होता है, जेसन फॉर्मेट में होता है, ठीक है। एंड जेसन फॉर्मेट ऑलवेज कवर्ड विद ब्रेसेस, ठीक है। और उसके अंदर क्या चीज होती है, जब जेसन डेटा की बात करते हैं, उसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है और उसका बिहेवियर होता है। सो प्रॉपर्टीज एंड इट्स वैल्यू। सो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ कलर रेड, एंड जो भी आपका स्ट्रिंग होगा, इट शुड बी कोटेड। जैसे मैंने रेड लिखा, देखो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड रेड में आ गया। नाउ आई जस्ट वांट दैट दिस हेलो वर्ल्ड, ओके, ये चीज आ गया, बट मुझे एक और मैसेज भी डालना है इसके अंदर। सो मैं इसको, अगर टेक्स्ट को मैं कॉपी करता हूँ और मैं इसके नीचे एक बार फिर से पेस्ट करता हूँ, फिर मुझे एक एरर मिल जाता है। एरर क्या कहता है कि जो दूसरा JSX है, देखो ध्यान से पढ़ो इस एरर को, adjacent JSX element must be wrapped in an enclosing tag, ठीक है। ये भी एक JSX है, ये भी एक JSX है,
क्या है कि जितने भी जो भी हमारा रेंडर फंक्शन होता है वो सिर्फ एक ही JSX को रिटर्न कर सकता है. More than one JSX you can't return. More than one JSX you can't return whenever you are using render functions. तो यहाँ पर तो मैं 2 JSX रिटर्न कर रहा हूँ. देखो, there are 2 JSX. ओके, सो मैं इसको ऐसे नहीं रिटर्न करूंगा. हम रिएक्ट में क्या करते थे, रिएक्ट में हम div यूज करते थे. ठीक है, हम यहाँ पर div यूज करते थे. ठीक है, और div का क्लोजिंग टैग लगाया और जितने भी JSX थे हम उसको उसके अंदर रैप कर देते थे. ठीक है, ऐसे करते थे हम उसके अंदर. बट रिएक्ट नेटिव के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे div एलिमेंट्स नहीं होते, लाइक div ये वो सिमेंटिक एलिमेंट्स नहीं है. ठीक है, हम div की जगह एक चीज और यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड व्यू. So view is a component that will wrap the things, जो आपके डेटा को रैप करने के काम आएगा. अब मुझे यहाँ पर इसको प्रॉपर्ली ब्रैकेट डाल के यूज करना पड़ेगा. इसको यहाँ पर करके इसको प्रॉपर्ली क्लोज करना पड़ेगा. ठीक है, ओके, व्यू इज नॉट डिफाइंड. या क्योंकि अब व्यू क्या होता है, व्यू इज आल्सो इटसेल्फ अ कंपोनेंट. तो जैसे आपने व्यू बनाया तो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि व्यू आपने डिफाइन नहीं किया. सो मैं वापिस जाऊंगा ऊपर, मैं रिएक्ट नेटिव को बोलूंगा कि मुझे व्यू कंपोनेंट चाहिए, मुझे उसको यूज करना है. सो मैं यहाँ गया और उसको बोला कि मैं व्यू कंपोनेंट को यूज करना चाहता हूँ. सी, आपका व्यू कंपोनेंट यूज हो गया और आप इसके अंदर मल्टीपल JSX को रैप कर सकते हो. यू कैन यूज मल्टीपल, जितने मर्जी JSX को यूज करना चाहते हो. या आप फर्दर व्यूज को रैप कर सकते हो. लाइक मुझे इसको फर्दर एक व्यू में रैप करना है. ठीक है, एंड मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ. ओके, एंड सॉरी, ओके, मैं इसको इस तरीके से भी रैप कर सकता हूँ. ओके, और मैं इसको अलग से स्टाइल कर सकता हूँ. नहीं, जो इसका स्टाइल होगा. ठीक है, एंड आई जस्ट वांट दैट बैकग्राउंड कलर टू बी ऑफ डिफरेंट कलर. ठीक है, बैकग्राउंड कलर्स आई वांट ग्रीन. ठीक है, सो देखो, इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया, इसका नहीं हुआ, बिकॉज इट सेपरेटेड div के अंदर है. क्या है, सेपरेटेड div के अंदर है, सेपरेटेड व्यू के अंदर है. ओके, अंडरस्टैंड. सो अभी आपका कोड अच्छा नहीं दिख रहा, सारा बेकार सा दिख रहा है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है दैट इज कॉल्ड प्रिटियर. क्योंकि हमने लास्ट टाइम जब हमने VS कोड यूज किया था तो मैंने वहां पर आपको प्रिटियर एक्सटेंशन के बारे में बताया था. प्रिटियर एक्सटेंशन आपको हेल्प करता है कि आप उस कोड को फॉर्मेट कर सको. तो दैट ऑप्शन इज आल्सो गिवन बाय दिस एक्सपो स्टैक. सो हम इसको भी यहाँ पे यूज कर लेते हैं एंड आई विल क्लिक ऑन प्रिटियर. जैसे मैं प्रिटियर पे क्लिक करता हूँ एंड यू विल सी आपका जो कोड है प्रॉपर्ली फॉर्मेट हो चुका है. ओके, ठीक है, बात समझ आ गई. तो अभी क्या करता है, अभी मैं इस कंपोनेंट को हटाता हूँ और इसको मैं फंक्शनल कंपोनेंट्स में बनाता हूँ, बिकॉज आज हमें फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए. सो हम यहाँ लिखेंगे फंक्शन और ऐप. तो अभी हमारा क्या होगा, फंक्शनल कंपोनेंट बन गया. अब हर एक फंक्शन रिटर्न करता है, सो हमें यहाँ पर एक रिटर्न स्टेटमेंट लगाना है और व्यू को इसके अंदर रखना है जैसे हमने पहले लिखा था. व्यू और व्यू को क्लोज कर देना है. ठीक, अब यहाँ पर आप टेक्स्ट कंपोनेंट लगाओ, जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है उसके अंदर रखो. डन, देखो हेलो आ रहा है. तो ये आपका फंक्शनल कंपोनेंट बन गया. जब आप कोई भी कंपोनेंट फंक्शन के हेल्प से बनाते हो दैट इज कॉल्ड फंक्शनल कंपोनेंट. तो आपको ये दोनों चीजें बनानी आनी चाहिए, फंक्शनल कंपोनेंट एज वेल एज अ क्लास कंपोनेंट. क्लास कंपोनेंट में एक डिफरेंस आता है, उसके अंदर रेंडर मेथड लगता है. और क्लास किससे होती है, क्लास का नाम एक्सटेंड रिएक्ट डॉट कंपोनेंट. ठीक है, इतना फर्क होता है. मैं यहाँ पर वो फंक्शनल कंपोनेंट ऊपर क्लास कंपोनेंट भी बना लेते हैं. इसको मैं अंडू करता हूँ, एक सेकेंड, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ. ठीक है, कमेंट किया एंड हियर आई एम क्रिएटिंग द फंक्शनल कंपोनेंट. ठीक है, सो हमारे यहाँ दोनों कंपोनेंट बन गए. और इस हेलो को मैं उठा के एक वेरिएबल में डाल देता हूँ ताकि आज का टास्क हमारा कंप्लीट हो. कॉन्स्ट के बाद हम लगाएंगे वेरिएबल का नाम, दैट इज मैसेज, कुछ भी दे सकते हो, और मैसेज के अंदर हेलो वर्ल्ड. और इस मैसेज को आपको डिस्प्ले कराना है. दिस इज अ वेरिएबल. जब आप वेरिएबल को डिस्प्ले कराओगे आपको JSX सिंटेक्स लगाना पड़ेगा.
और इसके अंदर हम हमेशा इसमें ये यूज करेंगे, ये वाला सिंटेक्स यूज करेंगे और इसके अंदर हम अपने मैसेज को डिस्प्ले करा देंगे और थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। अब इतना चीज समझ आ गई, स्टाइल पे चलें क्लास। ठीक ओके है, सर। अब हम चलते हैं स्टाइल करने पे। अभी मैं दोनों स्टाइल्स बताने वाला हूँ। यहाँ जाएंगे टेक्स्ट के अंदर, स्टाइल कीवर्ड लिखेंगे, स्टाइल इक्वल टू ब्रैकेट्स। ये चीज याद रखो, इतना चीज, और डबल ब्रैकेट लगा के रखो। जब आप इंटरनल स्टाइल लिख रहे होंगे तो आपने ये चीज लगानी है, इंटरनल स्टाइल के लिए ये आपको लगाना है। ठीक है, इंटरनल स्टाइल के लिए। ओके, अब इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज लगानी है, आपको सीएसएस की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। नहीं याद है तो बीटा लैब्स पे जाओ और यहाँ पर सीएसएस की सारी प्रॉपर्टीज मैंने डिफाइन की हुई है। कलर्स, बॉर्डर्स, हाइट, विड्थ, पैडिंग, मार्जिन, डिस्प्ले, फ्लोट, ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। एक बार इसको गो थ्रू कर लो, आपको 1 घंटा लगेगा सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने में। ठीक है, 1 घंटा सिर्फ। ओके, सो हम यहाँ स्टाइल में चलते हैं। देखो देखो, पहली बात, ये बिल्कुल कॉर्नर में आ रखा है। अगर आप इसको मोबाइल से सर्च करो, एक बार सभी लोग मोबाइल से करके देखें। देखो, एक मोबाइल में आपको एक प्रॉब्लम नजर आएगा। देखो मैं मोबाइल में कर रहा हूँ इसको स्कैन, आप अपना अपना कोड स्कैन करेंगे। एक बार इसको मोबाइल में देखो। जब आप इसको मोबाइल में देखोगे, मैं आपको अपनी एक बार दिखाता हूँ वीडियो। देखो, जब आप इसको मोबाइल में सर्च करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर टाइम आ रहा है, देखो जहां पर हमारे आइकन्स होते हैं, हेलो वर्ल्ड बिल्कुल ऊपर आएगा, बिल्कुल ऊपर आएगा, बिल्कुल कॉर्नर पे। यस। ठीक है, ओके, सो हमें वहां पर नहीं लेकर आना। तो अभी मैं सीएसएस की पैडिंग दे रहा हूं, बट हम सीएसएस की पैडिंग नहीं देंगे, हम एक और व्यू करेंगे, सेफ व्यू। ठीक है, हम यूज करेंगे सेफ व्यू, बट अभी मैं सेफ व्यू पे नहीं जा रहा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाते हैं हम सिंपल मार्जिन टॉप, मैं देता हूँ 20 पिक्सल। देखो वो नीचे आ जाएगा। अब आप अपने मोबाइल में देख सकते हो, वो नीचे आ गया होगा। मोबाइल में चेक करो, मोबाइल में मेरा 50 पिक्सल बिल्कुल सही आ रहा है। अगर आपको कुछ नहीं करना तो मार्जिन टॉप दे दिया, अगर मार्जिन लेफ्ट भी देना है, कोमा लगाओ, मार्जिन लेफ्ट 20। देखो मोबाइल में मेरे बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, मार्जिन प्रॉपर्टी मार्जिन देने के लिए होती है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे मोबाइल में इस टाइम बिल्कुल सही आ रहा है मेरा व्यू। देखो मोबाइल में ये देखो, आपके पास फिजिकल डिवाइस सामने पड़ा है, आपको कोई एंड्रॉइड स्टूडियो डालने का जरूरत नहीं है, एंड्रॉइड स्टूडियो डालने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए बार बार बोल रहा था, अगर आपके पास i3 है, उस सिस्टम में भी आपकी सब कुछ चलेगा। आई एम करेक्ट, मैंने सही बोला था कि झूठ बोला था? करेक्ट ऑलवेज। मैंने बोला था ना, अरे करेक्ट ऑलवेज नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने बात की थी कि i3 में भी चलेगा, क्योंकि i3 में हमारा नेट चलना चाहिए, हमें नेट स्पीड आनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो मार्जिन प्रॉपर्टी होती है मार्जिन के लिए। अभी मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट अलाइन। देखो सीएसएस में हम ऐसे लिखते थे, सीएसएस में प्रॉपर्टी ऐसे होती थी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये हमारी सीएसएस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसके अंदर ये हम क्या करेंगे, ये हाइफन हटा देंगे और ए को कैपिटल लिख देंगे। देखो सेंटर में आ गया होगा। अरे अच्छा, मार्जिन टॉप हटा दिया, सॉरी, मार्जिन टॉप दे देता हूँ। ओके, दो प्रॉपर्टीज के बीच में आपने कोमा जरूर लगाना है, दो प्रॉपर्टी के बीच में आपने कोमा लगाना है। और ये देखो, ये आपका पूरा जेसन है, इसको हम बोलते हैं जेसन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, दैट इज कॉल्ड जेसन। हम लोग जेसन पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो margin top 50, text align center, and you want to change the color, you want like color red। अब जो red है वो एक स्ट्रिंग है, तो हमें इसको कोट्स में लिखना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाइंग, जो मैं बहुत कॉमन यूज होती है, फॉन्ट साइज 20, कॉमन साइज। ठीक, एक चीज ध्यान से देखो यहाँ पर क्लास, देखो जो हमारे नंबर्स होंगे उसके ऊपर कोट्स नहीं आएगा, जो हमारे वर्ड्स होंगे उसके ऊपर कोट्स आएगा। ओके, सर हेलो वर्ल्ड। ओके, सो एक प्रॉपर्टी और लगाते हैं, मार्जिन 20 हो गया, कलर रेड हो गया, एंड सी बैकग्राउंड कलर, एंड द बैकग्राउंड कलर से आई एम सेइंग येलो।
बैकग्राउंड कलर में स्पेलिंग मिस्टेक आ गया, ओके, तो कॉमन 2 बार लग गया था, ठीक है। एंड एक प्रॉपर्टी और लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड पैडिंग। ओके, सो आई थिंक ये चीज सभी की आनी चाहिए, इतनी चीज सभी का आना चाहिए। हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड, ओके। मोबाइल में भी ठीक चल रहा है, यहाँ पे भी ठीक चल रहा है, बिल्कुल ओके। अब ये जो हमने स्टाइल लगाया, ये बोलते हैं हम सर इसको यहाँ पे पैडिंग का इनलाइन। क्या मतलब है सर? पैडिंग का मतलब ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, अभी यार मेरा आज मेरा एक टूल काम नहीं कर रहा। देखो ये जो स्पेस होता है, देखो मैं पैडिंग हटा के दिखाता हूँ, आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। हम ये चीजें हम सीएसएस में पढ़ेंगे। सॉरी, क्या किया मैंने, पैडिंग हटाना था ना, मैंने ब्रैकेट हटा दिया। ठीक, ये देखो, ऊपर और नीचे जो विड्थ होती है ना, ऊपर और नीचे और चारों तरफ स्पेस को हम बोलते हैं पैडिंग। देखो मैं आपको अगर एग्जांपल दिखाऊं, कैसे बताऊं, ओके, लेट मी ओपन द पेंट, ओके। सी, मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूँ, पंकज, ओके। अब मैं इसके चारों तरफ एक बॉक्स लगाता हूँ। अगर पैडिंग ज्यादा होगी, पहले पैडिंग ऐसी होती है, इतनी होगी, आपका ऐसा दिखेगा, ठीक है। बट अगर पैडिंग अगर आप बढ़ाओगे तो ऐसे दिखेगा। तो ये जो स्पेस है, ये वाला स्पेस, ये ये स्पेस, ये स्पेस एंड ये वाला स्पेस, दैट इज कॉल्ड पैडिंग। और मार्जिन क्या होता है, मार्जिन मतलब होता है ये दो जो चीजों के बीच का स्पेस होता है ना, ये जो बीच का स्पेस होगा, लेट मी थोड़ा सा इसको इधर करते हैं, ये जो स्पेस होगा इसको हम बोलते हैं मार्जिन। दो आइटम्स के बीच का स्पेस इज कॉल्ड मार्जिन। दो आइटम्स के बीच के स्पेस को हम बोलते हैं मार्जिन। यस ओके, यस सर, थैंक यू सर। वेरी गुड। ओके, सो हम इसमें पैडिंग, अब मैंने प्रॉपर्टीज बताई, मोस्ट प्रॉपर्ली यूज होने वाली है, ये बहुत ज्यादा बार यूज होंगी, इसलिए मैंने ये बता दिए। सो आई होप स्टाइल सबको समझ आ गया होगा। अब जब हम स्टाइल लगा रहे हैं तो एक प्रॉब्लम आ रही है, देखो आप, अभी तो एक लाइन है, सपोज यहाँ 50 लाइंस होती है और आपको 50 लाइंस के ऊपर मैं एक और टेक्स्ट बनाता हूँ जिसमें लिखता है टेक्स्ट, और यहाँ पर मैंने टेक्स्ट बना दिया और मैं इसमें लिखना चाहता हूँ पंकज, ओके। अब मुझे इसके ऊपर भी सेम सीएसएस अप्लाई करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सारा कोड यहाँ से कट करना पड़ेगा। ये देखो, मैं स्टाइल पूरा एट्रीब्यूट यहाँ से कट करूंगा और कॉपी करूंगा और टेक्स्ट के बीच में जाके लगाऊंगा, ठीक है। तब आके पंकज हुआ ना, तो मुझे क्या करना पड़ा है, सारे कोड को दोबारा कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है, एंड दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। हम कभी भी कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे तो वी आर नॉट, क्योंकि हमारी लाइंस ऑफ कोड बढ़ रहा है ना। आपको पता है, जब भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस निकालना होता है तो हम उसको लाइन ऑफ कोड से निकालते हैं, एंड सी हाउ मेनी लाइंस आई एम वेस्टिंग हियर, मैंने कितनी लाइंस वेस्ट कर दी। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इंटरनल। इंटरनल कैसे बनाएंगे, देखो इंटरनल बनाने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले एक स्टाइल शीट कंपोनेंट यूज करना है, स्टाइल शीट कंपोनेंट, ओके। अब इस कंपोनेंट को का एक वेरिएबल बनाना है, सबसे लास्ट में गए एक्सपोर्ट से पहले यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है, कॉन्स्ट माई स्टाइल कर लेते हैं, मेरे स्टाइल्स हैं, एंड यहाँ पर इसको लिखना है स्टाइल शीट डॉट क्रिएट फंक्शन, ठीक है। ओके, कैन नॉट कन्वर्ट अनडिफाइंड और नल ऑब्जेक्ट, चलो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आया क्या, लेट मी कट दिस, कुछ मैंने नहीं, ठीक है, ओके। हम इसको यूज करेंगे इसलिए वो बोल रहा है, हाँ मैंने जेसन नहीं लगाया था, इसको लगाने का तरीका लिख लो, ऐसे देख लो, ये स्टेटमेंट जब आप लगाओगे, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपने लगानी है, कॉन्स्ट वेरिएबल का नाम, स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, और दिस इज अ जेसन डेटा, दिस इज अ जेसन डेटा। अब
अब हमने इसके अंदर सबके लिए स्टाइल्स बना सकते हो। ये आपने एक स्टाइल शीट बनाने के लिए आपने एक लोकेशन, एक एरिया ढूंढ लिया जहां पर आप अपने स्टाइल्स को बना सकते हो। जैसे कि हमारे एचटीएमएल के अंदर हेड टैग होता है जिसके अंदर आप स्टाइल शीट्स लिखते हो, इंटरनल स्टाइल शीट लिखते हो। तो यहाँ पर भी आप इंटरनल लिखना चाहते हो तो सबसे पहले मैं देना चाहता हूँ टेक्स्ट का स्टाइल। सो टेक्स्ट स्टाइल नाम का एक वेरिएबल बना लो, जो मैं टेक्स्ट को स्टाइल करना चाहता हूँ। इसको ऐसे लिखेंगे, सॉरी कोड, दिस इज कॉल्ड जेसन फॉर्मेट। तो मैंने एक टेक्स्ट के लिए लिख दिया और एक व्यू के लिए लिख लिया, तो मैं यहाँ नीचे व्यू स्टाइल भी लिख देता हूँ। इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब पहले मैं टेक्स्ट के लिए प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ। अभी देखो, तो मैंने प्रॉपर्टी यहाँ सारी लिखी थी, यहाँ से मैं सारी कट कर लूंगा। ये मार्जिन वाली मैं यहाँ से कट करूंगा और इस टेक्स्ट स्टाइल के बीच में पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर प्रिटियर कर देते हैं इसको ताकि ठीक हो जाए। अब देखो, मैं वापस चलता हूँ। अब यहाँ से स्टाइल हट गया हेलो वर्ड के ऊपर से। अब देखो, क्योंकि ये सारा जेसन डेटा ये नीचे आ गया, सारा जेसन डेटा नीचे आ गया। अब क्या करेंगे, ये वाला जो जेसन वाला अंदर वाला कोड इसको हटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माई स्टाइल जो मैंने बनाया था, ये मेरी स्टाइल शीट्स है ना, तो मैं स्टाइल शीट को टारगेट करता हूँ। मैं लिखूंगा माई स्टाइल डॉट, किसको करना है, मुझे टेक्स्ट के लिए मैंने स्टाइल बनाया हुआ तो मैं यहाँ से टेक्स्ट स्टाइल को कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। सॉरी, टेक्स्ट स्टाइल, देखो उसके ऊपर लग गया सीएसएस। अब मुझे सेम सीएसएस पंकज के ऊपर भी लगाना है, तो क्या करना पड़ेगा, पंकज के अंदर गया, स्टाइल टैग लिखा, स्टाइल एट्रीब्यूट, और यहाँ पर लिखा माई स्टाइल, जो कि आपकी स्टाइल शीट का एक रेफरेंस है, उसके अंदर मुझे टेक्स्ट स्टाइल को टारगेट करना है। देखो, सी आपका लाइन ऑफ कोड खत्म हो गया ना। यहाँ पर कितनी लाइनें यूज हो रही थी, 1 2 3 4 5 6 लाइन्स यूज हो रही थी, 6 और 6 12। अब हमारी कितनी लाइन्स हो रही है, सिर्फ 2 लाइन्स यूज हो रही है। तो मैंने क्या करा, इस कोड को रीयूज कर लिया। तो इंटरनल स्टाइल शीट्स आपको पावर देती है कि आप अपनी स्टाइल्स को रीयूज कर सको। ओके, नाउ एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो बिल्कुल सेम ही कलर का हो गया, ये भी येलो, मुझे ये इसका मुझे बैकग्राउंड कलर क्या करना था, लाइट पिंक करना था, और जो कलर था व्हाइट करना था पंकज कपूर का। सो मैं करूंगा, इसको एरे में कन्वर्ट करूंगा। इसको हम ऐसे लिखते हैं एरे के अंदर। ध्यान से ये चीज ध्यान से देखने वाली है प्लीज क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप ब्रैकेट्स में लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर लगाओगे कोमा और जेसन डेटा डालोगे। अब इसके अंदर आप जो मर्जी लिख दो, अगर आपको वो क्या होगा कि ये भी अप्लाई होगी, ये तो अप्लाई होगी, उसके अलावा जो आप इस जेसन के अंदर लिखोगे वो भी अप्लाई होगी। तो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड कलर पिंक होना चाहिए भैया, पिंक कोट्स में आएगा, देखो। और मेरा जो टेक्स्ट कलर होगा वो होना चाहिए व्हाइट, सॉरी कलर कॉलन व्हाइट, देखो चेंज हो गया। सो आपने क्या किया, आपने इंटरनल स्टाइल शीट को कॉल किया, दिस इज कॉलिंग, दिस इज इंटरनल स्टाइल शीट कॉलिंग। बट आपको इंटरनल स्टाइल शीट के अंदर आपको कुछ अपना भी देना है, आपको इसको एक एरे फॉर्मेट में देना है। दिस इज एन एरे ऑफ स्टाइल्स, इसको हम एरे ऑफ स्टाइल्स बोलते हैं। ये आपका इंटरनल स्टाइल हो गया और उसके बाद कोमा लगा के आपने इनलाइन स्टाइल दे दिया। सो दैट गोना बी कंबाइंड। ओके, आज हमने क्या किया है, हमने आज अपना स्क्रैच से किया बिल्कुल स्टार्ट, ठीक है। हमने ये 4 पॉइंट्स पढ़े हैं अच्छे से, ठीक है। जरूर 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 देखो, फर्स्ट पॉइंट इंपोर्ट स्टेटमेंट, सेकंड इज कांस्टेंट स्टेटमेंट, थर्ड इज कंपोनेंट क्रिएशन, फोर्थ इज इंटरनल स्टाइल शीट, एंड द फिफ्थ वन इज एक्सपोर्ट स्टेटमेंट। ओके, सो ये हमने आज 5 पॉइंट डिस्कस किए। एंड वी आल्सो डिस्कस व्हाट, हाँ देखो आज हमने 3 चीजें करी। फर्स्ट इनलाइन किया हमने, इनलाइन अभी नहीं किया, मैं इसमें इनलाइन के यहाँ पर एक और टेक्स्ट बॉक्स बना देता हूँ इनलाइन के लिए। इनलाइन के लिए मैं यहाँ पर एक इनलाइन बना रहा हूँ, सॉरी मैं यहाँ पर अलग से इनलाइन बनाया था ताकि हमने 3 चीजें की हमने। सो इनलाइन मैंने क्या किया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ,
enter and color. अब देखो ये 3 कॉम्बिनेशन हुए हैं, देखो फर्स्ट दिस इज इनलाइन, दिस इज इंटरनल एंड दिस इज इंटरनल प्लस इनलाइन, तीन कॉम्बिनेशन हुआ प्लस इनलाइन, सॉरी। ठीक है, तो तीनों की चीजें अलग अलग है, याद रखिए तीनों में अलग अलग आ रहा है। देखो यहाँ पर डबल ब्रैकेट्स यूज हो रही हैं, यहाँ पर सिंगल ब्रैकेट यूज हो रहा है, और जो इंटरनल एंड इनलाइन है उसमें पहले हमने लिखा हुआ है ब्रेसिस, देन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर ये आपका इनलाइन हो गया, इंटरनल हो गया, और जो अगर आपको इनलाइन देना है तो उसको जेसन में देना पड़ेगा, तो आपको जेसन